हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम एनालिसिस जो है ये 4 जनवरी का, ठीक ना। यहाँ पर दिया नहीं, ये 4 जनवरी का है, ठीक ना। आप लोग लिख दीजिए। क्योंकि आज जो है दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ वो मात्र एक ही शिफ्ट था, तो जो कि हुआ कब, वो सेकंड शिफ्ट में हुआ, यानी 20 वाली मीटिंग में, ठीक ना। तो एक ही शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना। तो उसका जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो है नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप पाएँ और उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख नृत्य रूप है। कथक दिया है, मणिपुर है, या गरबा है, या घूमर है। देखिए, गरबा जो है गुजरात का है, मणिपुर मणिपुर का है, और घूमर जो है ये राजस्थान का है। यहाँ पर पूछ कर रहा उत्तर पूर्व, ठीक ना, उत्तर पूर्व। तो ये कौन है, ये होगा मणिपुर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि मणिपुर जो है, यह मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जो राधा कृष्ण के प्रेमी लीलाओं को दर्शाता है और अपनी कोमल तरल गतियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो कथक है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। यह भारत यानी विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। गरबा जो है ये गुजरात का है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है, ठीक है ना। और घूमर जो है ये राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। और देख लीजिए जो प्रमुख नृत्य हैं कहाँ के। देखिए, जो बिहू है ये असम का है। वसंत और नए साल का जश्न मनाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है ना। चिराओ जो है ये मिजोरम का है, ठीक ना। और बांस के डंडों के बीच किए जाने वाला बांस नृत्य जो मिजोरम का सबसे पुराने नृत्य रूप में माना जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है कि भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक मेडल्स यानी जीते थे। तो कितने जीते थे दोस्तों, 3, 1, 2 या 4। तो ये कितने जीते, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है जो है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। यानी 2 जो है उन्होंने जीते थे। अब देख लीजिए कि भारत ने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, ठीक ना। एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, ठीक है ना। अब पीवी सिंधु जो है ने बैडमिंटन महिला एकल में रजत पदक जीता, जो ओलंपिक रजत पदक में जीतने वाली प्रथम महिला थी, ठीक ना। और अगला प्रश्न है कि माइकल फिलिप्स ने अपने ओलंपिक करियर में कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन है आपके साथ 22 है, 25 है, 28 है कि 30 है, ठीक। तो उन्होंने कितने जीते थे दोस्तों, 28 जीते थे, ठीक ना, 28। देखिए कि माइकल फिलिप्स के नाम कुल 28 ओलंपिक पदक है, जो उनके ओलंपिक इतिहास का सबसे सफल और सर्वाधिक पदक विजेता एथलीट बनाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 1970 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से जो कटक ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए, स्थापना जो इसकी हुई थी 7 जनवरी 1924 में पेरिस में हुई थी, ठीक ना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तैयब इकराम, जो कि 2026। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि 2011 की भारतीय जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, ठीक है ना, क्या मोटो था। तो देखिए हमारी जनगणना हमारे भविष्य, ये आपके सामने ऑप्शन ये था कि स्वच्छ भारत विकसित भारत, या एक राष्ट्र एक जनगणना, या सशक्त लोग, या समृद्ध भारत। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। क्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर जो सी है ए है वो करेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अगला था, इसी से संबंधित था कि संख्या में सबसे अधिक ईसाई आबादी सबसे अधिक थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। मतलब ये था कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में ईसाई आबादी जो है सबसे अधिक थी। अब ये ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल के, नागालैंड की, मिजोरम। ये केरल राज्य में जो है ईसाई की अधिक थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्योंकि एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो भारत में जो है पहला चर्च
तो ईसाई जो है ईसाई के लिए चर्च होता है। तो चर्च पहला द अपोस्टल के नाम से एक चर्च है। तो पहली जो है पहली जो वो इस चर्च बना था, सबसे पुराना चर्च वही था, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर जो है ईसाई वहीं पर है, ठीक। अब देखिए केरल में ईसाइयों की कुल संख्या सबसे अधिक लगभग 6.4 मिलियन थी, लेकिन प्रतिशत के मामले में मिजोरम लगभग 87%, नागालैंड में मेघालय जैसे आगे राज्य हैं जहां ईसाई राज्य की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है, ठीक ना। अब देखिए कि प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है तमिलनाडु पुरुषों के द्वारा, केरल में। अब क्वेश्चन देख लीजिए फिर से कि मोहिनीअट्टम, तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ का है, ठीक। तो ये लिखा तमिलनाडु पुरुषों द्वारा, केरल में महिलाओं के द्वारा, आंध्र प्रदेश में पुरुषों के द्वारा, कि केरल राज्य, तो ये दोस्तों केरल में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। देखिए मोहिनीअट्टम जो केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी से प्रेरित है और अपनी मोहक और कोमल और लास्य मुद्राओं के लिए जाना जाता है, जो इसे मोहिनी का नृत्य, और इसमें भारतनाट्यम कथकली के तत्व मिलते हैं, जिसमें यह केरल के 8 आधिकारिक शास्त्रीय राज्यों में से एक है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि ध्रुपद शब्द का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है। तो ये दोस्तों ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ये जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए तथ्य क्या है कि प्राचीनतम शैली प्राचीनतम शैली क्या है, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी जीवित गायन शैली मानी जाती है, ठीक है ना। और क्या है कि यह एक गंभीर और आध्यात्मिक, इसकी जो प्रकृति कैसी है, ये गंभीर और आध्यात्मिक गायन शैली है जिसमें शुद्धता पर आधिकारिक जोर दिया जाता है। प्रमुख घराने कौन है, तो डागर घराना, दरभंगा घराना और बेतिया घराना और ध्रुपद के प्रमुख घराने हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वाद्य यंत्र कौन है, ध्रुपद के साथ पारंपरिक रूप से पखावज बजाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि बेटन कप, ठीक ना, किस खेल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है फुटबॉल की, हॉकी की, बैडमिंटन की, टेनिस। तो ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अब देखिए बेटन कप 1895 बंगाल के हॉकी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था और यह भारत और दुनिया के सबसे पुराने हॉकी टूर्नामेंटों में से एक है ना। और जिसे मोहन बागान मैदान पर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए कि प्रश्न का सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। आपके सामने ये ऑप्शन है जिसमें से फुटबॉल ऑप्शन करेक्ट था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। देखिए सुब्रतो कप जो है एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विद्यालयी फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और यह भारत के सबसे बड़े स्कूल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कुंभ मेला सिर्फ 4 स्थानों पर क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है, देखिए इसके वो नहीं था। तो पौराणिक कथा के हिसाब से समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में हुए संघर्ष में कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जिसमें से यह स्थान पवित्र हो गए, ठीक है ना। और ज्योतिषीय महत्व के इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन ग्रहों विशेषकर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति और चाल के आधार पर किया जाता है, जो हर 12 साल के चक्र को पूरा करते हैं, ठीक है। नदियों का संगम क्या है, प्रयागराज में गंगा यमुना का और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम है, ठीक। त्रिवेणी जिसे कहते हैं का विशेष महत्व रखता है और जहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। अन्य स्थानों पर भी पवित्र नदियाँ जैसे हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी है जो इस पर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, ठीक है ना। आपके सामने ये ऑप्शन मतलब देखिए ये ऑप्शन है और कि ना कि सूर्य का मकर रेखा में मकर राशि में प्रवेश या और उत्तरायण की शुरुआत के लिए, कि फसल कटाई और नए साल के स्वागत के लिए, कि सूर्य। तो ये दोस्तों क्यों मनाई जाती है और डी है उपरोक्त सभी, सूर्य और शनिदेव के मिलन और गंगा के सागर में मिलने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी जो है उपरोक्त सभी सही होगा। देखिए कैसे वो देख लीजिए क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो थोड़ा सा
कि खगोली मेनली तो वो होता है उत्तरायण, जब वो मकर रेखा को पार करता है मेनली वही होता है। लेकिन यह वह दिन होता है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में, ठीक है ना, प्रवेश करता है, जिससे सूर्य उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं, जो ऊर्जा और सकारात्मक का प्रतीक है। यानी कहने का तात्पर्य मेनली बात ये होती है कि जो ये धार्मिक तो खैर अलग बात है, लेकिन जो भौगोलिक है, ठीक है ना, भौगोलिक हिसाब से देखते हैं तो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच वाली रेखा है तो उसे कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक ना। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, इसे 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण में क्या होता है, मकर रेखा होती है, और 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो कौन होती है, 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा होती है, ठीक ना। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, ठीक है। जब यहाँ पर सूर्य की जो यहाँ पर किरणें जो यहाँ पर पड़ती थी, जब वो ऊपर पड़ने लगती हैं, उत्तर की ऊपर पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब यहाँ से क्रॉस जिस दिन यहाँ पर आती है, इस मकर रेखा पर एकदम पड़ने लगती है सीधी, तो उसी दिन से जो है उसी दिन क्या होता, 14 यानी 14 या 15 जनवरी जो है यानी मकर संक्रांति होती है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए ये भौगोलिक रीजन था। बाकी धार्मिक रीजन देख लीजिए आप लोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन सूर्य देवता के अपने पुत्र शनिदेव से मिलने का दिन है, और इसी दिन गंगा नदी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिलती है, ठीक है ना। और संस्कृत में यह रबी फसल की कटाई का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन के फसल और पशुधन का सम्मान करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और दान पुण्य, विशेषकर तिल और गुड़ का और पतंग उड़ाने का भी त्यौहार है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि गुप्त काल के स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन थे। केवल व्यापार और उद्योग में प्रगति के कारण, की कला साहित्य विज्ञान और संस्कृत में अभूतपूर्व विकास के लिए। तो जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो बी था, बी है वो ऑप्शन सही था, कि कला साहित्य और विज्ञान और संस्कृत में अभूतपूर्व विकास के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत में अलग करती है, ठीक है ना। कौन सा मतलब पर्वतमाला करती है श्रृंखला, आपके सामने हिमालय, विंध्याचल और अरावली। तो ये जो है बी करेक्ट है इसका, विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। और हिमालय कहाँ है, हिमालय जो है उत्तर में है, अरावली राजस्थान में है, ठीक है ना। सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। एक विंध्याचल पर्वत करेक्ट है इसका। अब क्यों है वो देख लेते एक्सप्लेनेशन में, कि विंध्याचल पर्वत का भारत के मध्य भाग में स्थित है, और ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत के बीच में एक प्राकृतिक विभाजक माना जाता है, ठीक है ना। यह श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को यानी दक्कन के पठार से अलग करती है, ठीक है ना। इसका विस्तार जो है पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक, और ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है ना। तो ये गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो है आपके सामने ये ऑप्शन, तीसरी योजना की, चौथी की, पाँचवीं की, छठी। तो ये दोस्तों पाँचवीं योजना के तहत थी। ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। और ये चली थी 1976 से, ये मतलब पूर्ण नहीं हो पाई थी। ये 1900 कब तक चली थी, 1978 तक से। अब यहाँ पर देख लीजिए 1974 से चली थी। आप लोग याद रखना कि पंचवर्षीय योजना यह नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 चुनाव में दिया गया था, और पाँचवीं योजना जो है पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मुख्य लक्ष्य बना, ठीक है। आज जो पंचवर्षीय योजना यानी योजना थी वो नीति योग में बदल गई, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसको मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको याद रखना। और देखिए जो राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना, वो कब मनाया जाता है, वो इन्हीं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के यानी उन्हीं के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखना। और ओलंपिक स्वर्ण पदक उन्होंने 1928 में, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी, ठीक ना। और देखिए सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस एक काम हुआ कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पूछ क्या रहा, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिखा है तरली पेट्रोलियम, हाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस यही होगा शायद। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा इसका, ठीक। नहीं दोस्तों वो दूसरा, ठीक है ना, सॉरी ये दूसरा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है? वो तो गैस वाला है, ठीक ना, तो वो नहीं होगा, ये होगा लिबरलिज्म, प्राइवेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। यहाँ पर देख लीजिए कि 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा बैंकिंग सुधार थे, निम्नलिखित में से है ना, उदारीकरण की सिफारिशें थी। अगला प्रश्न था इसी के आगे कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की सिफारिशें की थी? और ये था सुरेश तेंदुलकर समिति की, रंजन समिति या नरसिम्हन समिति या केलकर समिति? तो ये दोस्तों नरसिम्हन समिति की थी ना, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना। अब देखिए नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका प्राथमिक ध्यान 1991 में शुरू किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली के उदारीकरण और आधुनिकीकरण पर था, ठीक है ना। और क्या था कि समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और बैंकों का स्वायत्तता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1920 में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है ना। तो इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है ना। और 1922 में उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। अब देखिए कि महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों और सेवाओं को बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था, ठीक है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज और स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सतह क्षेत्र के अनुसार कौन सी है? तो वो देखिए अगर भारत में है तो उलर झील है, ठीक ना। वहाँ पर देख लेना आप लोग कि भारत में है तो मीठे पानी की उलर झील है, ठीक है ना। और अगर दोस्तों जो है अगर विश्व के हिसाब से देखें तो सुपेरियर झील होगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग याद रखना, अगर भारत में है तो उलर झील, तो ऑप्शन वहाँ पर इससे डिफरेंट है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखना। और आयतन के अनुसार देखें तो बैकाल झील जो कि रूस में है, ठीक ना, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता किस माध्यम से प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो इसका है वो बी करेक्ट है, ठीक ना। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी ताकि जो है किसानों खाते में सीधे जाए। यानी पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 60,000 कहाँ है 6,000 तीन किस्तों में, यानी 6,000 को सालाना मिलेगा, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके, ठीक ना। और डीबीटी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि पैसा बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थी खाते में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और भुगतान तेजी से हो, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI में न्यूनतम मान 0 के करीब क्या दर्शाता है? तो अब यहाँ पर देखिए इंडेक्स ने पूछा आपकी, ये पूछा है कि उच्च सामाजिक आर्थिक विकास की मानव विकास का निम्न स्तर, कि देश में जीवन स्तर में सुधार या उच्च साक्षरता। तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, किसमें मानव विकास के का निम्न स्तर को दर्शाता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए HDI में 0 से 1 के बीच HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है। 1 का स्कोर उच्च विकास को दर्शाता है, जबकि 0 के करीब स्कोर निम्न विकास को दर्शाता है, ठीक है ना। यह स्थिति खराब स्वास्थ्य सेवाओं, कम शिक्षा और अत्यधिक गरीबी की ओर संकेत करती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? तो ये करता थी वित्त मंत्रालय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसी का संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन है। तो वित्त मंत्रालय जो है ये भारत की सरकार की राजकोषीय नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बजट और तैयार करना और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना है, ठीक ना। और आरबीआई देखो, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मुख्य रूप से मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है, ना कि राजकोषीय नीति के लिए है, ठीक है ना। नीति आयोग तो आप जानते हैं ये एक थिंक टैंक है जो विकास रणनीति पर काम करता है, ठीक है ना, लेकिन सीधे राजकोषीय नीति से नहीं बनाता, ठीक है। और सेबी का कार्य क्या होता है? ये प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि जेम्स अगस्टम हिक्की ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा शुरू किया था? तो ये बंगाल गजेट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है ना। अब देखिए, जेम्स अगस्टस हिक्की ने द्वारा शुरू किया गया बंगाल गजेट भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, जो 1780 में कोलकाता में प्रकाशित होता था और एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य बाजार के लिए सूचनाएं देना था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? ये है गुजरात, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि जो गुजरात भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक ना, यानी विश्व का दूसरा नंबर पर है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है का आयोजन कहाँ हुआ था? ये कहाँ किया गया था? तो ये आपके सामने ये है, मुंबई, बेंगलुरु में कि नई दिल्ली में कि पुणे में? ये नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। और देखिए कि इसके स्थान जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी अखाड़ा जैसे स्थानों पर हुए थे। आयोजन क्या थी? 10 से 17 दिसंबर 2023 है ना। और विजेता कौन थी? हरियाणा ने कुल 105 पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है ना। अब विशेषता क्या थी? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण जिसका उद्देश्य पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना और खेल में समावेश लाना था, ठीक है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इसका। देखिए, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवी देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण की स्तुति में मंत्र लिखे हैं। हालांकि रामायण और महाभारत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन कालक्रम के अनुसार ऋग्वेद उनसे कहीं पहले है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पीएम पोषण योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, या शिक्षा मंत्रालय है, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अब देखिए, यह योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जयमल और पत्ता किसके समकालीन थे? इसे बताइए। तो ये दोस्तों ऑप्शन थे हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो ये अकबर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जयमल और पत्ता चित्तौड़ के बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने अकबर के 1567 के चित्तौड़ घेराबंदी के दौरान किले की रक्षा की थी, ठीक है ना, जिससे वे अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना। प्रसिद्ध उपन्यास ए बर्निंग के लेखक कौन है? आपके सामने ये ऑप्शन है, अरुंधति राय की मेघा मजूमदार। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मेघा मजूमदार है, ठीक है ना। और बाकी और देख लीजिए दोस्तों कि लेखिका देखिए लेखिका के बारे में, मेघा मजूमदार का जन्म जो है और पालन पोषण कोलकाता भारत में है, और वर्तमान में ये न्यूयॉर्क में रहती हैं, ठीक है ना। कहानी का सार क्या है? ये उपन्यास 3 मुख्य पात्रों जीवन, लवलिया और पीटी सर इर्द गिर्द घूमता है, जो समकालीन भारत में न्याय, भ्रष्टाचार और महत्वाकांक्षा के बीच में संघर्ष करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखना। और इनका प्रकाशन, ये उपन्यास जून 2020 में पेंगुइन हैमिल्टन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखना। और देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये ग्रेट हिमालय में है, ठीक ना।
क्योंकि हिमालय 4 भागों में बटा है। हिमालय पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, फिर है लेसर हिमालय, फिर शिवालिक है लास्ट में। अब यहाँ ऑप्शन यहाँ पर लिखा ना ग्रेटर हिमालय, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ट्रांस ऊपर होता है हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, ये जिसे मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं, फिर लास्ट में शिवालिक होता है, ठीक है ना। अब देखिए, महान हिमालय हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसमें दुनिया के अधिकांश सबसे ऊंचे शिखर 8,000 मीटर के ऊपर स्थित, जैसे माउंट एवरेस्ट है जिसकी लंबाई 8848.86 मीटर है, और कंचनजंगा 8586 मीटर है, ठीक है ना। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सिक्किम हिमालय जो महान हिमालय के हिस्से में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। और देखिए अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि शिवालिक जो है सबसे बाहरी और निचली श्रेणी आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना कि जो काराकोरम है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाता है। यहाँ पर लिखा केवल, अब देखिए यहाँ पर लिखा है केवल कुशल और तकनीकी कार्य, केवल सरकारी कार्यालयों में काम नहीं, ये दोस्तों क्या है अकुशल, ठीक है ना, अकुशल शारीरिक श्रम, यानी आपसे यहाँ पर ना अकुशल शारीरिक श्रम और ग्रामीण विकास के कार्य होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार गारंटी देना है, जिसमें टिकाऊ संपत्तियों जैसे सड़कें, जल स्रोत बन सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए पिएट्रा ड्यूरा या ये क्या है, या पच्चकारी शैली का उपयोग करके निर्माता वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। ये आपके सामने ऑप्शन है इंडिया गेट है, कि चार मीनार, की ताजमहल, की गेट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ताजमहल ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। और देखिए ताजमहल जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, पिएट्रा ड्यूरा कला का सबसे उत्कृष्ट और व्यापक उदाहरण है। इसकी दीवारें मेहराबों और मुख्य कब्रों पर जटिल फूलों की डिजाइन और सुलेख बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर में कोमेद, लापिस लाजुली, जैस्पर और फिरोज जैसे अर्ध कीमती पत्थरों की सावधानीपूर्वक जड़ा गया। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला भी किसी तकनीक के अनुल्लेखनीय उदाहरण, ठीक ना। अगला प्रश्न रहा आपके सामने दोस्तों कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे, है ना। आपके सामने ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो ये मतलब क्या पूछ रहा कि शक्तिशाली, तो ये होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए औरंगजेब 1668 यानी 1668 नहीं 1658, माफ़ कीजिएगा 1658 से 1707 को अंतिम महान शक्तिशाली मुगल सम्राट माना जाता है, ठीक है ना, जिसके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा हासिल की, लेकिन उसकी कठोर नीतियों और लगातार युद्धों के कारण साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी, है ना। और शाहजहां 1628 से 1658 से पहले थे और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन औरंगजेब के बाद के शासक कमजोर थे, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर जो है ये 1837 से 1857 के अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन तब तक साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो चुका था और वे केवल नाम मात्र के शासक थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद क्या कर लिया था, निर्वासित कर दिया था, ठीक है ना। और देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सभी मौसमी घटना यानी वर्षा, बादल, तूफान वायुमंडल के किस परत में होती हैं। ये आपके सामने ये ऑप्शन है, तो ये दोस्तों क्षोभ मंडल में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक। पहले क्षोभ देखिए नीचे सबसे कौन होती है, क्षोभ मंडल होती है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ें उड़ती है, ठीक है ना। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाहरी मंडल, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। अब देखिए क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है और वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वह जगह है जहां हवा में मौजूद जल वाष्प और धूल के कणों के कारण लगभग सभी मौसम संबंधी गतिविधियां होती है, जैसे कि बारिश, बर्फ, बादल और हवाएं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। तो ये अम्ल होते हैं, ठीक है ना। कौन सा
ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर सबसे ये, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। और देखिए कि प्रबल अम्ल ये वो अम्ल हो जो पानी में घुलने पर लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में H+ आयन, ठीक है ना, देते हैं। तो आप लोग इस दुर्बल अम्ल ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक। तो ये एड्रेनलिन की, इंसुलिन की, थायरोक्सिन की, एट्रोजन, तो इंसुलिन, ठीक है ना। ये जो है क्या करता है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, क्योंकि ग्लूकोज के स्तर से बढ़ जाने के कारण क्या है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, ठीक ना, जिसे शुगर कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, ठीक है ना, ये भी याद रखना। 2024 की सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपसे कहाँ, ये दोस्तों कटक जो है, देखिए ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक, अहमदनगर महाराष्ट्र, ये दोस्तों अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला है 2024 के लाइरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, लियोनेल मेसी को, नोवाक जोकोविच को, कि एर्लिंग हैलेंड की, मैक्स वर्स्टपेन को। तो ये नोवाक जोकोविच को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि किसी वस्तु का समय के साथ धीरे धीरे घटना या उसकी गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है, विकास की, गिरावट की, वृद्धि, संचय, ये कहलाता है गिरावट, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट होगा, ठीक है ना। यानी समय के साथ वस्तु का अपनी मूल अवस्था से कमज़ोर या छोटा होना, उसका टूटना फूटना क्षय कहलाता है, ठीक है। तो ये लोग अब याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। तो और दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।